इस कार्यक्रम के प्रायोजक है कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना। मिलेगा पेंशन का सहारा, कृषक ना होगा बेसहारा। जुड़ेगा खुशियों से नाता, कटेगा सुख से बुढ़ापा। सुरक्षित होगा अन्नदाता, सुरक्षित होगा अन्नदाता। प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना से लघु सीमांत किसानों का भविष्य होगा सुरक्षित और 60 वर्ष की आयु से 3,000 रूपए मासिक पेंशन होगी सुनिश्चित। 55 रूपए से 200 रूपए की मासिक किश्त देकर प्रवेश कर सकते हैं। 18 से 40 वर्ष तक के किसान इस अंशदायक योजना में सरकार देगी बराबर का योगदान। सभी किसान भाई बहन इस योजना के लाभ के लिए जन सेवा केंद्र में जाएं और अपना निःशुल्क नामांकन कराएं। प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना, अन्नदाता के परिश्रम को संबल, पेंशन से सुरक्षित उनका कर। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। अरे क्या कर रहा है? इधर 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 हम बोल रहे हैं तेरे बीजू का। उतला बोल रहा है? पक्षियों से तो हम खेत को बचा लेते हैं, पर इन घातक रसायनों से कैसे बचाएं? मतलब? देख बेटा, तू जो ये अंधाधुंध रसायन मिलाता है ना, मिट्टी की सेहत बिगड़ने लगी है। और जब माटी ही कमजोर पड़ जाएगी तो उपज कैसे सेहतमंद होगी? अरे पहले ऐसा नहीं था। पूछना अपने बड़े बुजुर्गों से, कैसे फसल लहलहाती थी, शुद्धता झलकती थी। हाँ, माटी भी तंदुरुस्त और लोग भी। अब पहली वाली बात कहाँ? पर अब तो सभी डाले हैं। सब नहीं, आज भी लाखों जागरूक किसान परंपरागत विधि से फसल उगा रहे हैं। खर्चा कम और उपज की कीमत भी बेहतर पा रहे हैं। सच है? रे बेटे, एक्सपीरियंस से बता रहे हैं, धूप में बाल सफेद नहीं किए हैं। हाँ। ठीक है भाई, मैं भी आज से जैविक खेती शुरू करूंगा। माटी से प्रेम की परंपरा है, परंपरागत खेती। नमस्कार, आपने ट्यून किया है आकाशवाणी का FM गोल्ड चैनल। कार्यक्रम है किसान की बात और लेकर हाजिर हैं आपके लिए एक नया विषय और साथ में हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं हमारे विषय विशेषज्ञ। आपको बता दें कि ये कार्यक्रम जो है वो फोन इन कार्यक्रम है। अगर आप हमारे कार्यक्रम के साथ जुड़ना चाहते हैं तो हमें डायल कीजिएगा। अगर दिल्ली के बाहर से कॉल कर रहे हैं तो डायल कीजिएगा STD कोड 011, नंबर है 23421608 और दूसरा टेलीफोन नंबर है 23421081। तो अगर आपका भी कोई सवाल हो हमारे विषय से जुड़ा, जो अभी हम आपको बताएंगे कि विषय क्या है आज का, उससे जुड़ा कोई भी सवाल अगर आप पूछना चाहते हैं तो हमारे विषय विशेषज्ञ मौजूद हैं हमारे स्टूडियो में। तो विषय आपको बता देते हैं। आज का विषय है ग्रीष्मकालीन मूंग एवं उड़द से अधिक पैदावार कैसे लें। और हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं हमारे विशेषज्ञ डॉक्टर YS शिवे, प्रधान वैज्ञानिक सस्य विज्ञान संभाग, पूसा, नई दिल्ली से। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। धन्यवाद जी, मेरी तरफ से भी श्रोताओं को नमस्कार। और तो डॉक्टर साहब, इससे पहले कि हम सवालों का सिलसिला शुरू करें, देखिए एक चीज हम बता देते हैं कि जब फोन इन कार्यक्रम होता है, जब भी तो हमारे जो कॉलर हमारे साथ सीधा जुड़ते हैं, संपर्क करते हैं, तो इस कार्यक्रम की गुणवत्ता अपने आप बढ़ती चली जाती है और आप आज उनसे जुड़ेंगे सीधा। डॉक्टर साहब, सबसे पहले आपसे यही जानना चाहेंगे, जैसे आज हमारा जो विषय है इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जो ग्रीष्मकालीन मूंग उड़द की खेती है जी, ये बहुत ही हमारे लिए दाल वाली फसलों की जो डिमांड बढ़ती चली जा रही है और मृदा उर्वरता घटती चली जा रही है, उन दोनों के लिए जो है बहुत जरूरी है। जहाँ पे पिछले 2-3 दशक से पानी की सुविधाएं हो गई हैं, वहाँ पे जो है मूंग उड़द की खेती करना बहुत ही लाभदायक होता है किसानों के लिए। दोनों के रूप में, एक तो उससे दाना भी मिलता है, दूसरे जो दाना तोड़ने के बाद में, फली लेने के बाद में हम उसका जो अवशेष बचता है उसको मिट्टी में मिला देते हैं, तो उससे हमारी उर्वरता शक्ति भी बढ़ती है। तो जैसे हम आलू खोदते हैं या हम सरसों काटते हैं, लाही काटते हैं, या हमारी जो है कुछ और दूसरी गन्ने की फसल काटते हैं, उसके बाद में या हमारी लेट कपास होती है उसको खत्म करने के बाद में इन फसलों को हम उगा सकते हैं। तो इस तरीके से जो है हम यदि ग्रीष्मकालीन मूंग उड़द की खेती करते हैं तो बहुत ही अच्छा माना जाता है। हमारे स्वास्थ्य के लिए
लिए भी, क्योंकि हमें दाल मिल जाती है, और हमारी मिट्टी के स्वास्थ्य के लिए भी। और जो हम अगली फसल लगाते हैं तो उसमें हमें कम नाइट्रोजन देने की जरूरत पड़ती है। तो मैं यही अनुरोध करना चाहूंगा अपने किसान बहनों और भाइयों से कि जो है ग्रीष्मकालीन मूंग की खेती जरूर करनी चाहिए, हालांकि उसी क्षेत्र में संभव है जहाँ पे जो है पानी की उपलब्धता है। जी डॉक्टर साहब, जो हम खेती की बात कर रहे हैं तो सबसे पहले बात आती है कि प्रजातियों का चुनाव हम कैसे करें। जी जी जी, किस्मों का चुनाव भी बहुत जरूरी है, विशेषकर जैसे कि हम ग्रीष्मकालीन मूंग या उड़द की खेती करना चाहते हैं तो कुछ जो ग्रीष्मकालीन मूंग और उड़द की अनुमोदित किस्में हैं वो इस प्रकार से मैं किसान भाइयों को बताना चाहूंगा। मूंग की जो है इस प्रकार से है, IPM 205-7 विराट के नाम से जानी जाती है, IPM 410-3 इसको जानते हैं, IPM 02-14 के नाम से एक किस्म आती है, SML 832 है, SML 668 है, IKM 02-3 है, IKMS 125 है जिसको नेहा के नाम से जानते हैं, HUM 12 मालवीय जनचेतना के नाम से जानते हैं। तो ये सारी किस्में जो हैं मूंग की हैं, जिनको या हमारी पूसा विशाल भी एक यहाँ की पूसा की बहुत अच्छी किस्म है, इनका चुनाव कर सकते हैं। इसके साथ साथ जो है जो भाई उड़द की खेती करते हैं तो ये ध्यान रखें कि जो मैं किस्में बता रहा हूँ उन्हीं को चुनें और उन्हीं को लगाएं। आजाद उड़द KU 02-1 के नाम से जानते हैं, ये बहुत अच्छी किस्म है। KU 300 है, KUG 479 है, KU 309 है, शेखर 3 के नाम से जानते हैं, या सरद उड़द के नाम से भी आती है, उतेरा आती है, IPU 94-11 के नाम से, आजाद उड़द 2, शेखर 2, IPU 2-43। तो ये किस्में हैं और एक सुजाता भी होती है। तो इन किस्मों का चुनाव जो है किसान भाई कर सकते हैं जो ग्रीष्मकालीन मूंग या उड़द की खेती करना चाहते हैं। जी डॉक्टर साहब, एक कॉलर और हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जानते हैं इनका क्या सवाल है, ये कहाँ से बात कर रहे हैं। स्वागत है आपका कार्यक्रम में, अपना नाम बताइए और अपना सवाल रखिए। नमस्कार जी, मैं बब्बन यादव कुंडा प्रतापगढ़ से बोल रहा हूँ जी। उड़द के फूल आ गए हैं, उड़द के पेड़ में बारिश से कोई नुकसान होगा उसमें? हाँ देखिए, बारिश से कोई ऐसा ज्यादा नुकसान नहीं होगा, पानी नहीं भरना चाहिए। यदि पानी भरेगा तो नुकसान होने के चांस है, और यदि पानी भर जाता है तो फिर मतलब उसको पानी का निकालना भी जरूरी है, क्योंकि मौसम लगातार खराब होता जा रहा है और बेवक्त मौसम जब करवट लेता है तो ये चिंता जो है कॉलर्स में आना और हमारे जो किसान भाई हैं स्वाभाविक है। जी डॉक्टर साहब, आप बता रहे थे कि किस तरह से हम अच्छे से चुनाव कर सकते हैं और किन किन किस्मों को लेना चाहिए और चुनाव करते समय क्या क्या ख्याल रखना चाहिए। तो मुझे लगता है कि बहुत अच्छे से आपने बताया। एक जैसे किस्मों का तो नाम बता दिया, लेकिन बीज जो है किसी प्रमाणित संस्था से ही लेना चाहिए, जैसे नेशनल सीड कारपोरेशन है, या हमारा कृषि विश्वविद्यालय है, या हमारा ब्लॉक में जो बीज आता है वहां से लें, या बहुत सारी जो हमारे KVK हैं वहां से भी कुछ बीज मिल जाता है, या हमारे जो पूसा सीड सेल काउंटर है वहां से। तो इस तरीके से मैं बताना चाहता हूँ कि किसान भाई जो है बीज जो है किसी प्रमाणित संस्था से ही लें और बीज को उपचार करके बोएं। उपचार करके बोते हैं तो उसमें कीड़े पतंगे और बीमारियां भी कम आती हैं। और दूसरे उसको जो राइजोबियम का टीका लगाना भी जरूरी होता है, क्योंकि हम राइजोबियम का टीका लगाएंगे तो उसमें ग्रंथियां अच्छी बनती हैं और जो हमारी वातावरण की नाइट्रोजन होती है वो भी अच्छी ढंग से एकत्रित हो जाती है। और उस फसल के लिए तो यूज होती है जो हमारी इमीडिएट ग्रो कर रहे हैं, लेकिन आगे जो फसल लगाएंगे हम खरीफ के मौसम में इसको काटने के बाद में, उसमें भी जो है नाइट्रोजन को छोड़ के जाएगी, तो उस फसल में भी हमको नाइट्रोजन की सेविंग हो सकती है। और डॉक्टर साहब, हम मिट्टी का जो उपजाऊपन है उसको किस तरह से बढ़ा सकते हैं, इसके बारे में बात करेंगे, लेकिन एक कॉलर है उनको शामिल कर लेते हैं। हेलो हेलो, नमस्कार जी। जी नमस्कार, कार्यक्रम में आपका स्वागत है। अपना नाम बताएं और कहाँ से बात कर रहे हैं आप? मैं धर्मवीर गांधीनगर दिल्ली से बोल रहा हूँ। जी धर्मवीर जी, नमस्कार। नमस्कार जी, नमस्कार। डॉक्टर साहब, जैसे कि अभी प्रचार काफी हो रहा है इसका नैनो यूरिया का, तो ये नैनो यूरिया क्या है, इसके बारे में जरा जानकारी देंगे, क्योंकि हमारे पास किचन गार्डन है, हमें उसमें यूज करना पड़ेगा, तो हम कैसे यूज कर पाएंगे? धन्यवाद। नैनो यूरिया जो है हमारा एक तरल पदार्थ में आता है, 500 ml की बोतल आती है, इफ्को ने बनाया है इसको, और इसमें 4% नाइट्रोजन होती है। तो प्रति लीटर पानी में जो है करीब जो है आप 2 से 4 ml प्रति लीटर पानी में घोल बना के इसका छिड़काव करके पौधों के ऊपर डाल सकते हैं। तो इससे जो हमारी जो भी हम नाइट्रोजन डालेंगे वो पौधों में अवशोषित होगी और पौधे जो उसका उपयोग करेंगे। इसको जो है मिट्टी में वैसे नहीं डालना है, बल्कि पौधों के ऊपर छिड़काव करके ही डालना है। जी, तो डॉक्टर साहब, हमारे किसान मित्र उन्नत बीजों का इस्तेमाल तो करते हैं, लेकिन अगर जो बुआई से पहले जो मिट्टी के पोषक तत्व हैं उनको बनाए रखने के लिए
क्या कुछ खास हमारे किसान भाइयों को करना चाहिए? देखिए इस पर आपसे और अधिक जानकारी लेंगे। कॉलर हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जान लेते हैं इनका क्या सवाल है और कहाँ से बात। नमस्कार, स्वागत है आपका कार्यक्रम में। अपना नाम बताइए और कहाँ से बात कर रहे हैं? जी नमस्कार, मैं उत्तराखंड नैनीताल से गिरीश टोवाल बोल रहा हूँ। जी गिरीश जी, अपना सवाल रखिए। जी, विशेषज्ञ महोदय से मेरा एक सवाल है। तो आपने जैसा कहा कि ग्रीष्मकालीन मूंग और उड़द की खेती जी और किस मौसम में ये खेती की जाती है, अन्य स्पष्ट कीजिए। दूसरा एक सवाल मैं जानना चाहूंगा, जैसा अभी की पश्चिमी विक्षोभ के कारण भारी वर्षा कुछ राज्यों में हो रही है जी। तो इन अभी विभिन्न प्रकार की खेती तमाम राज्यों में किसान भाई कर रहे हैं, जिनमें दालें भी बोई गई होंगी, दाल की तमाम किस्में भी बोई गई होंगी। तो इस भारी वर्षा से और इस ओलावृष्टि से किसान को काफी नुकसान हो चुका है, तो आगे इसमें किस तरह से भरपाई हो पाएगी, थोड़ा समझाएं। हाँ, देखिए आपने 2 प्रश्न पूछे हैं कि एक तो ग्रीष्मकालीन मूंग उड़द की खेती के बारे में आज हम चर्चा कर रहे हैं, और ये जो है बहुत एक मिट्टी की उर्वरता शक्ति बढ़ाने के लिए और जो सघन हम फसल चक्र अपनाते हैं उसमें हमारा मददगार होती है। दूसरी जो है हमारी मूंग उड़द की खेती जो है हम खरीफ के मौसम में भी करते हैं। खरीफ के मौसम की बुआई जो होती है मूंग उड़द की वो जुलाई में होती है, आखिरी महीने से शुरू हो जाती है। और इस मूंग उड़द की खेती हमारी जो रबी के सीजन में दक्षिण भारत में भी होती है, जैसे हमारा तमिलनाडु है, आंध्र प्रदेश है, कर्नाटक है और तेलंगाना है, कुछ पार्ट जो है हमारे महाराष्ट्र में, तो यहाँ पे भी मूंग उड़द की खेती रबी के मौसम में भी की जाती है। लेकिन ज्यादातर जो है हम इसकी जो है खेती खरीफ के मौसम में ही करते हैं मूंग उड़द की। और लेकिन क्योंकि हमारा खेत खाली हो जाता है, जैसे हमने सरसों काटी, आलू खोदा या हमारा गन्ना काटा, तो ये आगेती हमारी जो लाही कट गई तो खेत खाली होता है। उसके बाद में हमको यदि हम मूंग उड़द की खेती करते हैं, एक तो हमारे दाना मिल जाता है करीब 1 से 1.5 टन प्रति हेक्टेयर के हिसाब से। जो अवशेष बचता है वो मिट्टी की उर्वरता शक्ति को बढ़ाने में बहुत सहयोग करता है, क्योंकि जो ये हमारा अवशेष होता है मूंग उड़द का, ये हरी खाद के रूप में प्रयोग में होता है और इसमें बहुत सारी नाइट्रोजन होती है और इसमें ज्यादा समय भी नहीं लगता, मिट्टी में मिलाते हैं हम आसानी से डिकम्पोज हो जाता है। और दूसरा प्रश्न इन्होंने ये पूछा है कि जो बारिश हो रही है इस समय, बेमौसम बारिश हो रही है, ओलावृष्टि हो रही है, निसंदेह जो है हमारे लिए इतनी अच्छी नहीं है, क्योंकि जो फसल हमारी अभी कटी नहीं है या किसी ने बो रखी है। लेकिन ये एक तरीके से जहाँ कम बारिश हो रही है, जहाँ पे ओलावृष्टि नहीं हो रही है, कम बारिश हो रही है, वहाँ एक तरीके से लाभदायक भी है। पानी विशेषकर मूंग उड़द के लिए पानी भरा नहीं रहना चाहिए। यदि पानी भर जाएगा तो इनमें जो है जड़ों में जो ग्रंथियां बनती हैं, वायु का संचार कम हो जाता है और हमारी पैदावार पर प्रभाव पड़ता है, पौधे भी पीले पड़ जाते हैं। लेकिन हल्की वर्षा जहाँ हो रही है ये निसंदेह मैं कहूँगा अच्छी भी है। डॉक्टर साहब, हमारे किसान मित्र जो है वो भारी बारिश से थोड़े से चिंतित हैं और आप भी बता ही रहे हैं कि पानी इकट्ठा नहीं होना चाहिए, उसको निकालना चाहिए पानी को। जहाँ विशेषकर जैसे हम जहाँ ये संभावना होती है कि पानी भर जाएगा, तो हम ये बताते हैं कि मूंग उड़द की बुआई जो रेज बेड पे करनी चाहिए। रेज बेड पे मतलब चौड़ी बेड बना के और उसमें बिजाई करें, 2-3-4 लाइन लगाएं और बीच में खूंट जो एक बनाए तो खूंट से जो है पानी निकल जाता है। तो इस तरीके से बिजाई करेंगे तो ज्यादा अच्छा रहता है। तो जहाँ पे पानी ज्यादा भर गया, पानी निकास की व्यवस्था जरूर करें। जितना पानी जरूरत पड़ती है, हम ग्रीष्मकालीन मूंग उड़द में पानी की बहुत जरूरत पड़ती है, उतना यदि असमय बारिश हो रही है तो उसको निकालना भी उतना ही जरूरी है। यानी कि अगर पानी का निकासी का प्रबंध ठीक रहेगा तो भारी वर्षा से जो भी नुकसान का खतरा है वो कम हो जाएगा। डॉक्टर साहब, हमने पानी की बात भी कर ली, बीज की बात भी कर ली, तो अभी जिन किसान मित्रों की हमारी ये फसल अभी खेतों में है, तो वो क्या खास काम कर सकते हैं ताकि पैदावार अधिक हो सके? हाँ, देखिए सबसे बड़ी बात ये है, जिन्होंने लगा ली है और इस समय बारिश हो रही है तो पानी का निकास का उचित प्रबंध करना जरूरी है। बहुत ज्यादा पानी यदि भरा हुआ है। और दूसरी बात यह है, खरपतवार भी उनके यहाँ आ रहे होंगे, खरपतवारों को निकालना भी जरूरी है, बहुत जरूरी है। जैसे ही कंडीशन में खेत आता है, बारिश हो रही है, जैसे ही कंडीशन में आएगा वैसे ही जो है वो हैंडो द्वारा, खुरपी द्वारा खरपतवारों को निकालें। उससे 2 फायदे होंगे, एक तो वायु का संचार अच्छा होगा, खरपतवार निकल जाएंगे। वायु का संचार अच्छा होने से हमारी जड़ों के अंदर जो ग्रंथियां बनती हैं, वातावरण से हमारा जो नाइट्रोजन का इकट्ठा करती हैं, वो ग्रंथियां जो बहुत सक्रिय हो जाती हैं और अच्छी हमारी जो है
पैदावार होती है। एक काम ये करना है। दूसरी बात ये है कि पानी की तो अभी जरूरत नहीं है, जैसे बारिश हो रही है, यदि किसी क्षेत्रों में जो है बारिश नहीं हो रही है, ऐसे भी बहुत से क्षेत्र हो सकते हैं, तो वहां पे जो है पानी देने की यदि जरूरत पड़ती है, उनकी बिजाई जैसे मूंग की मैं कहूँ 20 से 25 दिन की हो गई है, तो पहला पानी देने की जरूरत पड़ती है। और यदि उड़द बोया हुआ है उन्होंने, तो 30 से 35 दिन बाद पहला पानी देने की जरूरत पड़ती है। तो ये सही समय है, उस समय को देख लें। यदि पानी देने की आवश्यकता है, जहां बारिश नहीं हो रही है, जहां बारिश हो रही है अच्छी बात है, और जहां अधिक बारिश हो रही है वहां निकालने की जरूरत है। तो ये पानी का प्रबंधन भी बहुत जरूरी है। और दूसरी बात ये है कि जहां पे बारिश नहीं हो रही है या बारिश होने के बाद में भी, मतलब जैसे अभी बारिश हो रही है, बाद में पानी की जरूरत पड़ेगी, फव्वारा विधि से सिंचाई का प्रबंधन करते हैं, स्प्रिंकलर विधि से सिंचाई का प्रबंधन करते हैं, तो उससे हमारी पानी की बचत भी होती है और हमारी पैदावार भी अच्छी होती है। तो इस तरीके से फव्वारा विधि से भी सिंचाई का प्रबंधन कर सकते हैं। इस साल तो थोड़ा असामयिक बारिश हो रही है, तो उस तरीके से मतलब पर किसान भाई जो है अपनी फसल को पानी के लिए प्रबंध कर सकते हैं। और इसके साथ साथ जो है पोषक तत्व प्रबंधन बहुत जरूरी होता है। कोई भी फसल को अच्छी पैदावार लेने के लिए हम ये बताते हैं मृदा परीक्षण के आधार पर भी पोषक तत्व प्रबंधन करना चाहिए। लेकिन ग्रीष्मकालीन मूंग के लिए यदि मृदा परीक्षण नहीं कराया है उन्होंने, तो करीब जो है 20 किलोग्राम नाइट्रोजन दोनों के लिए और लगभग जो है 30 से 40 किलोग्राम फास्फोरस प्रति हेक्टेयर के हिसाब से और 20 से 25 किलोग्राम पोटास। और जिन क्षेत्रों में जिंक की कमी है 20 से 25 किलोग्राम जिंक सल्फेट देना चाहिए। ये सारे जो पोषक तत्व मैंने बताए हैं बुआई के समय ही देने चाहिए, क्योंकि नाइट्रोजन की वैसे जरूरत नहीं पड़ती है, लेकिन शुरू में 20 किलोग्राम नाइट्रोजन हम जानते हैं तो वो स्टार्टर डोज का काम करती है, यानी कि वो हमारा जमाव अच्छा होगा और फिर थोड़ी वृद्धि अच्छी होगी। जब तक ग्रंथियां नहीं बनती हैं तब तक नाइट्रोजन की पूर्ति उससे हो जाती है, बाद में तो वो ग्रंथियों के द्वारा अपनी नाइट्रोजन की पूर्ति कर लेते हैं। और सल्फर की भी कमी होती चली जा रही है। यदि किसान भाई जो बुआई के समय डीएपी न डाल के सिंगल सुपर फॉस्फेट के माध्यम से फास्फोरस देते हैं तो उसमें 12% सल्फर भी होती है और 16% जो उसमें फास्फोरस होता है, दोनों पोषक तत्वों की पूर्ति हो जाती है। तो इस तरीके से पोषक तत्व प्रबंधन का करना भी जरूरी है। और कहीं कहीं यदि उनको लगता है कि कुछ नाइट्रोजन की कमी है या फास्फोरस की कमी आ गई है, तो 2% डीएपी का इस्तेमाल भी 2% का घोल बना के, अर्थात 2 किलोग्राम 100 लीटर पानी में घोल बना के, और घोल की मात्रा जो है करीब 500 से 600 लीटर प्रति हेक्टेयर के हिसाब से छिड़काव कर सकते हैं। तो इस तरीके से पोषक तत्व प्रबंधन की जरूरत पड़ती है। कॉलर हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जान लेते हैं इनका क्या सवाल है और ये कहाँ से बात करें। नमस्कार, स्वागत है आपका कार्यक्रम में। अपना नाम बताइए और सवाल रखिए। हेलो, मनोहर लाल बोल रहे हैं जी। मनोहर लाल जी, अपना सवाल रखिए। मेरा सवाल ये है कि मैं मूंग में एनपीके बो दिया था, क्या वो चलता रहेगा या और कुछ डालना पड़ेगा? नहीं जी, बहुत अच्छा किया आपने, एनपीके डाल दिया, नाइट्रोजन की भी पूर्ति होगी, फास्फोरस की भी और पोटास की भी। तो और लिक्विड स्प्रे करने की जरूरत तो ना है? नहीं, लिक्विड स्प्रे करने की जरूरत नहीं है। यदि आपको लगे कि कुछ कमी आ रही है तभी जो है स्प्रे करने की जरूरत है, वैसे करने की जरूरत नहीं। एक बात और पूछनी है कि मेरी मिट्टी बिल्कुल रेतली है जी, तो पानी बारिश तो कितनी हो जाए भरता है नहीं जी, तो ज्यादा अगर उसमें रेत में पानी भरेगा, खेत में भरेगा नहीं, चाहिए जमीन तो खराब तो ना कर देगी? नहीं, बिल्कुल नहीं करेगी, क्योंकि आपकी रेतीली मिट्टी है, नीचे चला जाएगा पानी, जड़ों में पानी नहीं रुकना चाहिए, जड़ों से नीचे। एक साथ में ये भी कहता हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं 2 साल से रोजाना ये प्रोग्राम सुनता हूँ जी सर, लेकिन आज पहली दफा मेरा फोन उठा है। जी, कार्यक्रम में कॉल करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आपका कॉल नहीं लगता है तो हमारा व्हाट्सएप नंबर भी है, जो भी आपकी समस्या है या आपकी परेशानी है, जो भी कुछ आप पूछना चाहते हो तो आप उस पर में मैसेज कर सकते हैं, वो हम तक पहुंचेगा। डॉक्टर साहब देखिए कितने वरिष्ठ होता है और कितनी खुशी की बात है कि जो 73 साल की उम्र है और फिर भी जागरूक किसान है। और मैंने आपसे कार्यक्रम के शुरुआत में यही कहा था कि जब कॉलर सीधा हमसे जुड़ते हैं और इस तरह की जब बातचीत होती है तो इस कार्यक्रम की गुणवत्ता जो है वो अपने आप इतनी बढ़ जाती है। डॉक्टर साहब की क्या कहें आपसे? हमारी भी खुशी बढ़ जाती है, क्योंकि जो एक्सपर्ट होते हैं, विशेषज्ञ होते हैं, यदि सीधी हमारे किसानों से बात हो तो हमें बड़ी खुशी मिलती है। जी बिल्कुल, और डॉक्टर साहबाना प्रयास भी यही रहता है और उद्देश्य भी हमारे कार्यक्रम का यही है। तो किसान मित्रों, आज हम मूंग और उड़द के बारे में बात करें। अगर आप भी कुछ पूछना चाहते हो तो कार्यक्रम में कॉल कीजिए या फिर व्हाट्सएप मैसेज कर दीजिए, नंबर आपको पता ही है। और डॉक्टर साहब, अभी हमने बीज की बात भी की, पानी की बात भी की और मिट्टी में पोषक तत्व किस तरह से हम बनाए रख सकते हैं उसकी बात भी कर ली। मैं एक बात और जोड़ना चाहूंगा, क्योंकि जैसे हम आलू
आलू खोदते हैं, आलू खोदने के बाद में हमें पोषक तत्व देने की जरूरत नहीं पड़ती, वो रेजिडुअल फर्टिलिटी पे ही जो है हमारी मूंग उड़द की खेती हो जाती है। हाँ, तो मैं ये भी बताना चाहूंगा कि बहुत ज्यादा पोषक तत्व देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि कम अवधि की फसलें होती हैं, और जो हमारी जैसा आलू में बहुत ज्यादा पोषक तत्व दिए जाते हैं, बचे हुए पोषक तत्व ही काम करते हैं, उसी से काम चल जाता है। डॉक्टर साहब, एक चीज और कि जब हम उड़द मूंग की खेती करते हैं, उससे मिट्टी के स्वास्थ्य पर क्या असर पड़ता है? हाँ, देखिए, मिट्टी का स्वास्थ्य जो है बहुत ही जरूरी है हमारे लिए। सॉइल हेल्थ कार्ड भी हमारी सरकार बना रही है और सभी किसानों को दे रही है, और उसमें जो हमारे 12 जो हमारे पैरामीटर्स हैं वो दिए जाते हैं। तो मैं ये कहना चाहूंगा कि जो हमारा सॉइल का जो हेल्थ है या मृदा का जो स्वास्थ्य है वो मूंग उड़द से बहुत ही अच्छा हो जाता है। और मूंग उड़द से अच्छा इस वजह से होता है क्योंकि हमको जो है दाने तो मिलते ही हैं, दाने निकालने के बाद में, फलियां तोड़ने के बाद में जो हमारा अवशेष बचता है उसको मिट्टी में मिला देते हैं। तो मिट्टी में मिलाने देने से जो हमारा ऑर्गेनिक कार्बन कंटेंट बढ़ जाता है, तो जीवांश पदार्थ है मिट्टी का वो बढ़ जाता है, और जो जीवांश पदार्थ है वो हमारे पोषक तत्वों के प्रबंधन में बहुत ही अच्छा माना जाता है, और वो जो है हमारा एलेक्शर ऑफ आत्मा मानते हैं उसको। तो हमारी जो एक तरीके से मिट्टी में जो उर्वरा शक्ति है, ऑर्गेनिक कार्बन कंटेंट है, बढ़ने से सारे पोषक तत्वों की उपलब्धता बढ़ जाती है, और जो हमारे माइक्रोब्स है, जीवाणु हैं, जितने भी जीवाणु हैं, बैक्टीरिया है, फंजाई है, एक्टिनोमाइसीटीज है, और हमारे अर्थवर्म है, ये सारे बढ़ जाते हैं, यानी कि एक्टिविटी बढ़ जाती है। तो इस तरीके से जो है हमारी मिट्टी की उर्वरता शक्ति में बहुत अच्छा सुधार होता है। और विशेषकर मैं ये बताना चाहूंगा, धान गेहूं के फसल चक्र में किसान भाई जो है मूंग उड़द को जरूर लगाएं, और इससे जो 2 फायदे होंगे कि एक तो दाना मिलेगा, और दाना मिलेगा लगभग 10 क्विंटल से 15 क्विंटल के बीच में दाना मिल जाता है मूंग का, और बचा हुआ जो हमारा अवशेष है वो मिट्टी में मिल जाता है। तो फिर अगली जो हम धान की फसल लगाते हैं उसमें हमको कम नाइट्रोजन देने की जरूरत पड़ती है। जी डॉक्टर साहब, अब हम आपसे जानना चाहेंगे कि जब फसल पक जाती है तो इसके बाद इसके भंडारण में किस तरह की सावधानियां रखने की जरूरत है, क्योंकि अगर जो हमारी फसल है वो उसकी गुणवत्ता अच्छी रहेगी, सुरक्षित भंडारण होगा, तभी तो हमारे किसान मित्रों को अच्छा बाजार भाव मिलेगा। हाँ, बिल्कुल सही पूछा आपने, और सही मैं जवाब भी देना चाहूंगा इसका, क्योंकि जो मूंग उड़द जो हमारी फलियां पकती हैं। जी डॉक्टर साहब, शायद कॉलर फिर से जुड़ गए हैं, जान लेते हैं इनका क्या सवाल है, कहाँ से बात कर रहे हैं। नमस्कार, स्वागत है आपका कार्यक्रम में, अपना नाम बताइए और सवाल रखिए। मैं लखनऊ से राजा बात कर रहा हूँ। जी राजा जी, अपना सवाल रखिए। जैसे मैम, आजकल बहुत ज्यादा चर्चा आपके रेडियो के माध्यम से और तमाम जानकारियों से आती है ये मोटे अनाज के बारे में। जी जैसे अब इस सीजन चल रहा है मई जून का, तो अब मोटा अनाज में कौन सा अनाज हम अपने खेतों में उगा सकते हैं, इसके बारे में जानना चाहते हैं। हाँ, देखिए, मोटा अनाज इस समय जो है आप बाजरा उगा सकते हैं। बाजरा यदि इस समय मई का महीना आ गया, आज 1 मई है, तो लगाएंगे तो बाजरा बहुत कम अवधि की फसल है, मोटे अनाज वाली है, और अच्छे पोषक तत्व होते हैं, सारे मिनरल्स के अंदर होते हैं। आप इसको दोनों रूप में उगा सकते हैं, पशुओं को खिलाने के लिए चारे के रूप में भी और दाने के रूप में भी। तो इस तरीके से जो है बाजरा बहुत अच्छी फसल है जिसको इस समय उगा सकते हैं। जी बिल्कुल, बहुत अच्छा सवाल था, क्योंकि हम अंतर्राष्ट्रीय मिलेट्स ऑफ द ईयर में चल रहे हैं, तो ये हमारी जिम्मेदारी है कि समय समय पर जो भी श्री अन्न है उनके बारे में हम जागरूक रहें, और जो भी हमारे किसान मित्र अभी तक इससे अनजान है, उनकी पहुंच तक ये नई बात पहुंची है, तो उनको भी जागरूक करने का प्रयास करें। और डॉक्टर साहब, राजा जी से पहले बात चल रही थी भंडारण की, तो भंडारण के सही इंतजाम किस तरह से हो सकते हैं, क्या खास उपाय हमारे किसान मित्र? हाँ, देखिए, जैसे हमारी दाना हम निकालते हैं, फलियां तोड़ने के बाद में फलियों से दाना निकालते हैं, तो सबसे पहली बात यह है कि उसको सुखा लें, साफ कर लें, क्लीन कर लें, तभी जो भंडारण करें। और नमी जो है लगभग 9% से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, 8-9% ही होनी चाहिए जब हम भंडारण करते हैं। और जिसमें हम भंडारण कर रहे हैं उसको साफ कर लें बिल्कुल एकदम। और अच्छा ये रहता है कि उसको जो है किसी इंसेक्टिसाइड से उपचारित कर लें ताकि उसके अंदर कीड़े ना आए। और जो बोरा हम यूज कर रहे हैं उसको भी जो है किसी इंसेक्टिसाइड से बोरे को भिगो के अच्छी ढंग से सुखा के तब उसके अंदर भरेंगे तो हमारे कीड़े आने की संभावना कम होती है और नुकसान भी कम होता है। तो इस तरीके से भंडारण कर लें। और जहां हम इकट्ठा करके रख रहे हैं बोरे के अंदर या किसी स्टोरेज में, वहां पे नमी का वो नहीं होना चाहिए, आदान प्रदान उसमें, इस चीज का भी ध्यान, यानी कि जमीन से थोड़ा सा ऊपर रखें। डॉक्टर साहब, कई बार हमारे कुछ किसान मित्र हैं जिस तरह के गेहूं का भंडारण करते हैं तो कोई कीटनाशक दवाई का इस्तेमाल करते हैं, तो वो कितना हानिकारक रहता है, कुछ उसका फायदा भी होता है? हाँ, देखिए, वो एक्चुअली उसको जो है मतलब इतनी करने की जरूरत नहीं होती है। जब कीड़ा लगने की संभावना होती है तभी करना चाहिए, नहीं तो ऐसा नहीं करना चाहिए कि शुरू में जो है दवाई लगा दी आपने। जी डॉक्टर साहब, आप हमारे स्टूडियो में आए और इतनी अच्छी जानकारी आपने दी, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और अब समय हो चला है इजाजत लेने का। नमस्कार।
इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।